अब इसमें हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक कि आय और अन्य मापदंड क्या है। इनकम और उसके अदर जो मेजरमेंट हैं वह किस टाइप के हैं, क्या क्या होने चाहिए हमारे विकास के लिए, इसके अलावा इनकम के लिए और क्या क्या ऐड होना चाहिए। तो इसके अलावा हमारा शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता, सामाजिक सुविधा, मानव विकास, निबल, इसी को शुद्ध कहा जाता है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। इतनी चीज़ें कुछ खास जो बहुत विशिष्ट हैं उनको केवल यहाँ पर रखा गया है। तो देख लेते हैं शिशु मृत्यु दर होता क्या है। शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चे, मान लेते हैं किसी स्टेट में या किसी कंट्री में कोई एरिया है, वहाँ पर 1000 बच्चे जन्म लिए। अब 1000 बच्चों में 1 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसी को कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब जैसे यहाँ पर चार्ट में आप देखें कि हरियाणा है, उसका शिशु मृत्यु दर कितना है, 33, मतलब 1000 बच्चे जन्म लिए वहाँ पर, और उस 1000 बच्चों में 33 बच्चों की मृत्यु हो गई 1 वर्ष से पहले, 1 साल तक भी जीवित नहीं हो पाए। तो ये निकालने, शिशु मृत्यु दर निकालने से हमें क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब तो होगा इसका। हाँ, तो इससे यह हो सकता है, ज्ञात किया जा सकता है कि अगर बच्चे मर रहे हैं तो कुछ कमी तो होगी वहाँ पर। हो सकता है हॉस्पिटल में कमी हो सकता है वहाँ पे दवा न मिलते हो सकता है बच्चों के लिए जो पोषण हो, जो भोजन मिलना चाहिए, जो स्वस्थ होने के लिए उनको दिया जाता है, अगर न मिले तो बच्चे तो मरेंगे। तो इन सब कमजोरी को भी दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा के, अब इनकम के अलावा इसे तो जानना बहुत ज़रूरी है। कमा के ही क्या करेंगे जब हम अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण ही न कर सके। अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब यह, इसमें यह हुआ पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, तो यहाँ पे 7 साल का रखा गया है, 7 साल, 7 ईयर्स से ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 7 ईयर्स, 7 साल की आयु वाले जितने भी बच्चे होंगे सब तो पढ़ते नहीं होंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने का काम छोड़ देते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जो है कुछ दिन बच्चों को भेज दिए, लेकिन प्राइमरी क्लास के बाद या उसमें जो है कि 1 साल जाने के बाद छोड़ दिए, एजुकेशन, पढ़ाई से दूर हो गए। अब वह धीरे धीरे कोई काम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो यह क्या हुआ, इसका मतलब वह साक्षरता से उनकी काउंटिंग खत्म हो गई। तो यहाँ पे है 7 साल या उससे ज़्यादा एज वाले जितने बच्चे जो है कि स्कूल जा रहे हैं वह, और टोटल कुल उस एज वाले कितने बच्चे हैं उनका जब परसेंटेज निकाला जाता है तो उसी को कहा जाता है साक्षरता दर। उसके बाद है शिक्षा। अब शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, हाई लेवल की जो एजुकेशन है, उसमें कितने लोग जो है एजुकेट हो रहे हैं या देश के भविष्य के लिए कोई नया काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा शिक्षा लेने वाले ही ऐसे काम कर सकते हैं। तो साक्षरता और शिक्षा में अंतर भी है। साक्षरता का मतलब केवल उनको पढ़ना लिखना आ रहा है कि नहीं, साक्षर हुए कि नहीं, लेकिन शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं है, वह उनका रहन सहन, काम करने का जो उनका तरीका होता है, या देश को आगे बढ़ाने का जो तरीका होता है, अपने परिवार या अपने को विकसित करने का, आगे बढ़ाने का जो तरीका होता है, उन सबको शिक्षा कहा जाता है। तो यह हुआ स्वास्थ्य। अब अन्य मापदंड में शिक्षा भी हुआ, स्वास्थ्य के बारे में भी हमें जानकारी लेना जरूरी है। हम परिवार में अपने जो इनकम कर रहे हैं वो लोग लेके चले गए, वहाँ पे खाने पीने का हर चीज़ सुविधा तो हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी नहीं रखेंगे कि कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है, अगर उनकी देखभाल न की जाए तो अगर अस्वस्थ होते चले जाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कब होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा। अब शरीर अगर स्वस्थ है तो इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि शरीर स्वस्थ है या नहीं है। निर्धनता, गरीबी, जब तक गरीबी दूर नहीं की जाएगी, पता चला इनकम तो हो रही है
किसी की इनकम हो रही है और किसी की इनकम नहीं हो रही है। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम तो इनकम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी इतना मेंटेन बना दिया जाए कि वो भी इनकम करने शुरू कर दे, उनका भी विकास हो। कल आने वाले समय में ऐसा न हो कि उन्हें जो है कि समस्या झेलनी पड़े कि किस तरह से हम अपना जो है कि विकास करें या खाने पीने की व्यवस्था करें, उसी में वो परेशान हो जाएं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी निर्धनता का भी पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, किस तरह से करें कि उनकी सभी कमजोरियां दूर हो जाए। सामाजिक सुविधा, उनको सामाजिक सुविधा दिया जाए। अगर सामाजिक सुविधा नहीं दिया जाएगा, केवल इनकम के ही सहारे रह जाएंगे, तब भी तो समस्या है। सामाजिक सुविधा का मतलब उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए स्वतंत्रता, या हर व्यक्ति को स्वतंत्रता कि वह समाज में जाए, किस तरह के लोग होते हैं, कौन से अच्छे लोग हैं, कौन से बुरे लोग हैं। जब उनसे संपर्क होगा तभी हम उनके बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अगर किस एक टाइम या तो कोई हमें बताए, समझाए, उनसे मिलाते रहें कि देखो इस टाइम के लोग कैसे होते हैं, इस टाइप के लोग कैसे होते हैं। हम जब इनके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे तब हमें समस्या हो सकता है न हो। तो यह होती है सामाजिक सुविधा, मतलब हमें स्वतंत्रता दी जाए, हमें जो है कि हमारी सुरक्षा की जाए। अब आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में, अगर आपकी सुरक्षा जो है कि की जाए, आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तब जा कर के आप विकास कर पाएंगे। आपके ऊपर पूरी तरह से यदि जो है कि बाउंडेशन ही लगा दिया जाए कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको कोई किसी से बातचीत तक नहीं करना है, क्या मतलब निकलेगा? मानसिक रूप से हम कितने विकास कर पाएंगे? ये सब दिक्कतें होती हैं। तो हमें सामाजिक सुविधा भी मिलनी चाहिए। मानव विकास, मानव विकास आय के साथ साथ अदर जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट आप देखें, अगर इन सब का विकास होगा तभी हम कहेंगे मानव का विकास अब होगा। और मानव का विकास जब हो जाता है, उसके बाद एक पॉइंट इसमें है निबल उपस्थिति अनुपात, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। यह क्या चीज़ है? निबल उपस्थिति अनुपात। तो 14 से 15 साल वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं 14 से 15 साल के बच्चे जो कि स्कूल जाने का काम करते हैं, और कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाने का। तो हो सकता है कि वहाँ पे 1000 बच्चे हों या 10,000 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, उसमें से 14 से 15 साल वाले बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। जब उनका प्रतिशत निकाला जाता है उन्हीं आयु वाले बच्चों के साथ, तब उसको कहा जाता है निबल उपस्थिति अनुपात। यहाँ पे कुछ जो है कि पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि हरियाणा का शिशु मृत्यु दर 33, केरल का 10, बिहार का 38। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इसका मतलब केरल का जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वह 10 है। इसका मतलब यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में या शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, तभी तो यहाँ के बच्चे मृत्यु दर यहाँ पे कम हुई है। ज़्यादा जीवित है तो उनका देखभाल भी उसी स्तर पे होगा। चलिए अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर हरियाणा का कितना है? 82, केरल का 94, बिहार का 62, और उसके बाद निबल वाले में हरियाणा का 61 हो गया, केरल का कितना है? 83 और बिहार का 43। यह तो इनका जो है कि एक चार्ट बना हुआ है, इसके आधार पर यह पता लगा कि केरल जो है वहाँ पे मरने वाले जो शिशुओं की संख्या, 1 साल से कम बच्चों की संख्या, वह तो 10 है। इसका मतलब सुविधा वहाँ पे ज़्यादा है। सुविधा ज़्यादा होने का मतलब यहाँ का साक्षरता दर अगर देखा जाए तो कितने हैं यहाँ पे? 94। अब 94 होने का मतलब साक्षरता दर बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हो रही। वहाँ पे जो 14 से 15 साल वाले जो बच्चे हैं उनका भी आप परसेंटेज देखिए कि वहाँ का भी सबसे ज़्यादा। सबसे कम कौन है? बिहार। तो बिहार को किसमें? गरीबी रेखा वाले में इसीलिए रख दिया गया कि वहाँ के बच्चे, शिशु मृत्यु दर भी सबसे अधिक है, मतलब वहाँ की व्यवस्था, एजुकेशन भी कम है। और उसके बाद जो है कि वहाँ पे निबल उपस्थिति 14-15 साल वाले जो बच्चे हैं सबसे कम पढ़ने लिखने वाले हैं। तो जितने कम होंगे उतने वह स्टेट या वह कंट्री कम विकसित होगा। अगला टॉपिक हम लोगों का है सार्वजनिक सुविधा। सार्वजनिक सुविधा यह क्या है? तो यह सरकार की तरफ से, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्हीं के द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है, दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, इन सब की जानकारी, शिक्षा हो गई, मौलिक सुविधा हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, इसके द्वारा चलाया जाता है।
तो यह सरकार जब सुविधा देती है, हम लोग देखते हैं कि सरकार नई नई स्कीम चलाती रहती है। अब नई नई स्कीम चलाने का मतलब, अगर वह रोड बन गया है तो वह सार्वजनिक सुविधा हुआ है। अगर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड बना हुआ है, ट्रेन या बस चल रही है, तो यह कौन सी है, सार्वजनिक सुविधा है, हो गई। अगर गवर्नमेंटेड स्कूल जो बने हुए हैं वो भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब वह सार्वजनिक सुविधा है। इस तरह से सभी सुविधाएं चलती है। और सार्वजनिक सुविधा किसके माध्यम से चलाई जाती है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से चलाई जाती है। जैसे कि अगर इस समय सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है, राशन जो है कि दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, नागरिकों को राशन बांटा जा रहा है, तो उसमें एक संस्था है पीडीएस, उसी के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि ताकि किसी भी नागरिक को समस्या न होनी पाए। उसके बाद अगला टॉपिक है वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यह होता क्या है, इससे हम पता लगाते हैं कि जो बालक हो या बालिका, जो बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है या खराब है, उन्हीं के आधार पर तो उनको विकास किया जाता है, उसी के आधार पर। अब BMI से जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या ज्ञात करते हैं कि उनका वेट, उनका भार निकालते हैं कि कितना उनका वजन हुआ है। उसके बाद उनकी हाइट चेक करते हैं कि हाइट नाप के देख लें कितना हुआ है। अब उस वेट में, वेट हमेशा केजी में होना चाहिए, जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, वह किस में होनी चाहिए, मीटर में। अब वेट में आप उस हाइट से डिवाइड कर दीजिए, जो मिल जाएगा उसी को कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। यह सूचकांक हम लोगों के लिए प्राप्त हो जाता है।